नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बड़ी खबर आज ये ऑफकोर्स आती हुई है कि दालों पर जो लगी स्टॉक लिमिट्स थी वो यहां पर काफी दालों में हटती हुई नजर आई है। क्या है इसके डिटेल्स, इम्पैक्ट और बजट एक्सपेक्टेशन क्या है दालों का, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही आपको बताएंगे कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहां पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में क्या बोले और उसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है बाजार पर। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि बजट से इस बार जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशंस है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी, कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे जीजेपीसी के एक्स चेयरमैन एंड कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह। लेकिन शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले दालों के साथ और बड़ी खबर यहीं से निकलते हुए नजर आ रही है। हम कल आपको पूरा दिन बताते भी रहे हैं कि कृषि मंत्री यहाँ पर दालों के बारे में क्या कह रहे हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर आगे जाते हुए यहाँ पर तुअर और उड़द में सेल्फ सफिशिएंसी की एक्सपेक्टेशन है। साथ ही साथ अब जो स्टॉक लिमिट्स लगी हुई थी काफ़ी सारी दालों पे वो यहाँ पर हटा ली गई है। इसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है, इसका क्या मतलब है, ये जानने के लिए हमारे साथ बिमल कोठारी जी जुड़ चुके हैं। बिमल जी नमस्कार। कैसे देखते हैं आप ये नोटिफिकेशन? काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस हमने यहाँ पर आईपीजीए से होते हुए भी देखे हैं। क्या ये उसमें से एक पॉइंट था? और अब जो ये 30 सितंबर तक स्टॉक लिमिट हटा ली गई है, इसके क्या मायने हैं? नमस्ते मनीषा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया शो पे। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन सरकार ने इशू किया है ये सिर्फ काबुली चने पर है। जब सरकार ने जो स्टॉक लिमिट लगाया था उसमें काबुली चने के साथ साथ काबुली चने को सम्मिलित कर दिया था। तो हमारे यहाँ जो काबुली चना है, जो क्वालिटी हमारे यहाँ पैदा होती है वो उसका ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो उस पे स्टॉक लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए हमने सरकार से, जब ये स्टॉक लिमिट लगाई गई थी तभी से हमने सरकार से आग्रह किया था और हमें बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया। हमने सरकार के साथ हमने मिलकर भी ये बात उनको अवगत कराई कि इससे जो एक्सपोर्ट जो हो रहा है उस पर हमारा काफी प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए सरकार ने उस पर विचार किया और उन्होंने काबुली चने पे जो स्टॉक लिमिट लगाई गई थी उसको उन्होंने हटा दिया है। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई दूसरी दालों पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे चने पे अभी भी स्टॉक लिमिट जारी है, तुअर पे अभी भी स्टॉक लिमिट जारी है। तो इससे जरूर फायदा हुआ है कि जो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं अब उनको स्टॉक लिमिट के दायरे में नहीं रहना पड़ेगा और वो अपने आराम से स्टॉक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो बाकी दालों पे स्टॉक लिमिट्स फिलहाल एज ऑफ नाउ अभी भी लगी हुई हैं, हमको लगता है वहां पर कुछ मूव देखने को मिलेगा? क्योंकि काबुली चना काफी समय से बाजार बात कर ही रहा था कि इसको एक्सक्लूड किया जाएगा। हाँ, देखिए, ऐसा है कि काबुली चना में रादर हमने सरकार को एक और रिप्रेजेंटेशन दिया है कि हमारे यहाँ चने की जो उपलब्धता इस साल थोड़ी जो कम बनी हुई है और सामने फेस्टिवल पीरियड को देखते हुए हमने सरकार से आग्रह किया है कि आप जो काबुली चने पे जो ड्यूटी है 44%, आप उसको हटा दें, उसको आप 0% में ला दें। क्योंकि हमें जो सस्ता काबुली चना दुनिया में अवेलेबल है ताकि हम उसको इंपोर्ट कर सकें और वो चने का अच्छा सब्स्टिट्यूट है। जैसे कि रशिया में कम से कम 5 लाख टन की क्रॉप होती है, अमेरिका में भी एक अच्छी क्रॉप है इस साल। और तो हमने सरकार को आग्रह किया कि आप इस पे से ड्यूटी हटाएं ताकि चने का जो सब्स्टिट्यूट है वो है काबुली चना, एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है और उसको काबुली चने को हम इंपोर्ट कर सकें जो एक अच्छे फेस्टिवल पीरियड पे अराइव हो सकता है। क्योंकि रशिया में ये जो क्रॉप है वही अगस्त में हार्वेस्ट होगी, तो और उसका शिपमेंट भी अगस्त एंड में या अर्ली सितंबर में हो सकते हैं। तो हमारे फेस्टिवल पीरियड में वो चना आ सकता है। देसी चने का जो उन्होंने जो 0 ड्यूटी पे जो इम्पोर्ट अलाउ किया था वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से आ सकता था। ऑस्ट्रेलिया में इस बार इतनी बड़ी क्रॉप नहीं थी, जो अवेलेबिलिटी थी लगभग 1.5 से 2 लाख टन थी। वो माल लगभग हिंदुस्तान में आ जाएगा, लेकिन 2 लाख टन जो है हमारी रिक्वायरमेंट को देखते हुए बहुत कम मात्रा में है। इसलिए हमने सरकार को एक सुझाव दिया कि आप काबुली चने पे ड्यूटी हटाएं और वो जो सस्ते वाले काबुली चने हैं वो हमारे देश में आ सकते हैं जो चने को सब्स्टिट्यूट कर सके। बाकी दालों का जो सवाल है, तुअर पे अभी तक जो स्टॉक लिमिट बनी हुई है, लेकिन तुअर का मैं बताता हूँ, अब अगले महीने से अफ्रीका से क्रॉप शुरू हो जाएगी। तुअर की जो अराइवल्स हैं हम देखेंगे एंड ऑफ अगस्त या अर्ली सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो फेस्टिवल पीरियड में अफ्रीका से अच्छी मात्रा में तुअर आने का अनुमान है। मैं देख रहा हूँ कि लास्ट कुछ दिनों से दालों में जो भावों के जो है प्राइसेस की है, जो सरकार की जो बड़ी चिंता बनी हुई है, फूड इन्फ्लेशन की जो चिंता बनी हुई है, प्राइसेस में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इनफैक्ट हर दालों में कोई न कुछ मंदी आई है, दालों के दाम स्थिर हैं और मुझे नहीं लगता है कि अब आगे पीरियड में
खासकर मानसून को देखते हुए जो दालों की जो बुआई भी हुई है उसका भी एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट फर्क पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि दालों में प्राइसेज में कोई वृद्धि आएगी, रादर दालों में जो प्राइसेज हैं वो अब धीरे धीरे सामान्य होते जाएंगे और दाल एक अफोर्डेबल प्राइसेज में कंज्यूमर्स को मिलेगी। और जो तुअर और उड़द की जो आप बात कर रही थी, बिल्कुल इस बार तुअर और उड़द के हमने देखा लास्ट 2 साल से और दालों में उनके प्राइसेज बहुत ज्यादा थे क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन की कमी थी। इस साल जो मानसून हुआ है, जो बुआई के आंकड़े आए हैं वो बहुत एनकरेजिंग है और सरकार ने भी जो वक्तव्य दिया है, खासकर हमारे जो कृषि मंत्रालय ने जो वक्तव्य दिया है कि वो 100% एमएसपी पे तुअर, उड़द और मसूर को खरीदेंगे, तो ये किसानों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि वो अपने कि उनको दालों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उनको मिलने वाला ही है कि क्रॉप कैसी भी हो। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि दालों के प्राइसेज अब स्थिर रहेंगे। कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छा मैसेज है, किसानों के लिए भी अच्छी बात है कि सरकार ने उनका आश्वासन दिया है कि हम 100% एमएसपी पे दालें खरीदेंगे। जी हाँ, और साथ में कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि जो भरपाई होगी, लॉस अगर है उसकी भी पेमेंट की जाएगी। और तुअर उड़द को लेकर उन्होंने कहा है कि सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ यहाँ पर एक रोड मैप की तैयारी भी हो रही है। तो क्लियरली काफी कुछ डिटेल्स वहां पे सुनने को मिले भी हैं, हम आपको सुनवाएंगे भी अभी थोड़ी देर में। विमल जी, साथ ही साथ बजट से अगर कोई एक्सपेक्टेशन हो फ्रॉम द पल्सेज एज अ सेक्टर, तो वो क्या है? में देखिए, बजट का एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि एक तो हमारे यहाँ जो लॉन्ग टर्म वो हम उस पर हम काफी टाइम से हम सरकार को आग्रह कर रहे हैं। इसकी वजह देखिए, हमारे यहाँ जो दालों की जो रिक्वायरमेंट है 2030 तक जो अनुमान है कि हिंदुस्तान की जो रिक्वायरमेंट है लगभग 40 मिलियन टन, मतलब 400 लाख टन हमारे दालों की रिक्वायरमेंट होगी जी। जैसा कि आपने कहा कि मंत्री जी ने कहा कि हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, सेल्फ सफिशिएंट होना अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव है क्योंकि हमारे यहाँ दालों का जो उत्पादन है वो रेनफेड एरिया में होता है और उसकी वजह से एक मानसून अगर खराब हो जाता है तो हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी की जो नीति है वो बिल्कुल डोल्ड्रम्स में चली जाती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे काम करें। और ये जो अब मैं आपको बताऊं मनीषा जी, 2 जनवरी 2023 से लेके अभी तक दालों में लगभग 13 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो ये हर 1 महीने 1.5 महीने की एवरेज पे जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जिससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है। तो हमने जैसे अभी ये येलो पीस का आपने देखा है कि 0% ड्यूटी पे 7 दिसंबर से इंपोर्ट अलाउड है और ये 31 अक्टूबर तक है। अभी यहाँ पे ये 0% ड्यूटी की वजह से मैंने आपने पहले भी हमारे आपके साथ जो इंटरव्यू है उसमें मैंने आपको बताया था कि इससे यहाँ पे ये इंडिया एक डंपिंग ग्राउंड बन गया है। यहाँ आज हमारे पास कम से कम 20 लाख टन का इंपोर्ट हो चुका है और जिसमें 12 से 13 लाख टन देश के विभिन्न जो पोर्ट्स हैं उन पे माल पड़ा है। और जो इसके जो दाम है, उसकी जो प्राइसेज है, जो ऊपर में 44 रुपीज 45 रुपीज थे, वो घट के अब 37 रुपए हो गए हैं। और स्थिति ये है कि सामने जो ओरिजिन कंट्रीज हैं उनमें लगभग 10 मिलियन टन की क्रॉप है, 1 करोड़ टन की क्रॉप है और हिंदुस्तान सबसे बड़ा मार्केट है। ये वहां पे भी प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और मेरा ऐसा अनुमान है कि ये जो मटर के भाव है 33, 34 और 35 रुपए के आसपास आ जाएंगे। तो जो हमारे किसान हैं, एक तरफ हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स एमएसपी हम डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली काफ़ी सारी चिंताएं यहाँ पर विमल जी हैं, बट आपका एक पॉइंट काफ़ी यहाँ पर सही है कि डंपिंग ग्राउंड के तौर पर इंडिया को फिलहाल यहाँ पर ना देखा जाए। 13 नोटिफिकेशंस पिछले 18 महीने में यहाँ पर आते हुए नजर आई हैं और जिस तरह से बारिश के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर काफ़ी ह्यूज है। लेकिन हम आपको ये भी बताते हैं कि जिस तरह से हमारे साथ यहाँ पर कृषि मंत्री से बात हुई थी हमारी और जो उन्होंने हमें बोला है वो भी आपको यहाँ पर सुनवाते हैं। आइए सुनते हैं। लेकिन इनके साथ एक 5वीं चीज जरूरी है और वो है कृषि का विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। केवल परंपरागत फसलें नहीं, परंपरागत फसलें जरूरी है, जितनी अनाज की जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। हम कल एक्सपोर्ट भी करें। अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दलहन मिशन बनाया है। दलहन हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पर निर्भरता समाप्त हो, इसकी विशेष योजना बनाई गई है और विशेषकर 3 दालें, तूर, मसूर और उड़द, जितनी किसान पैदा करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार, भारत सरकार खरीदेगी।
ऑलराइट, तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात यहाँ पर कृषि मंत्री करते हुए कि किस तरह से यहाँ पर इसे खोला जाएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आइए, शिवराज जी चौहान ने ये भी यहाँ पर कहा कि दालें यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। उन्होंने इंडिया को फूड वर्ल्ड बास्केट बनाने की भी यहाँ पर बात करी है। साथ ही साथ कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि किस तरह पर्यावरण पर उनकी नज़र है। 100 नई सीड वैरायटीज़ यहाँ पर लॉन्च करने की उम्मीद भी है। तो काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन थी वहाँ पर, उसके एक्सर्प्ट्स आपको अब सुनाते हैं। सामान तो किसान ही उगाता है, अन्न हो, फल हो, सब्जियां हो, दूध हो। और प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो 10 साल से निरंतर काम कर रहे हैं, किसान की आय बढ़ाने का। हम आत्मनिर्भर हो, चाहे वो अन्न हो या बाकी खाने की वस्तु है, उस पे उसके लिए भी प्रयत्न जारी है। और हमारी रणनीति है कृषि और किसानों के कल्याण के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, और एक संकल्प और है, भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। और ये होगा, कठिन है, असंभव नहीं है। इसलिए हमारी रणनीति है, नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर यील्ड कैसे बढ़े, उसके लिए उन्नत बीज, आधुनिक टेक्नोलॉजी, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि अधिक उत्पादन देने वाले उन्नत बीजों की 100 नई वैरायटी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। आईसीआर लगातार उसमें काम कर रहा है। उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, तब प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके लिए निरंतर काम जारी है। साथ अब कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह हैं। कॉलिन नमस्कार। सबसे पहले तो गोल्ड प्राइसेस पे एक सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि ओवरनाइट अच्छे खासे गेन्स हैं और अब ज्यादातर बैंक्स को लगता है कि नए हाईज इस सेकेंड हाफ में और अगले फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली बनते हुए नजर आएंगे। एक्चुअली अगर आप पूरी रिपोर्ट्स देखें सारी की सारी कोलेट करके, तो 2400 से 2700 के बीच की रेंज यहाँ पर बैंक्स एंटिसिपेट कर रहे हैं। मनीषा एब्सोल्युटली राइट। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल इशू चल रहे हैं दुनिया भर में, स्पेशली यूएस इलेक्शन, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास, सो अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो गोल्ड विल कंटिन्यू टू बी वोलेटाइल और 2700 का लेवल बहुत दूर अब नहीं लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलिन, किस तरह की डिमांड इंडियन मार्केट्स में अब यहाँ पर है, क्योंकि हमने देखा है कि जो इंपोर्ट्स हैं पिछले क्वार्टर में वहाँ पर हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन डिमांड में भी यहाँ पर गिरावट है फॉर द मंथ ऑफ जून। क्या जुलाई थोड़ा बेहतर हो सकता है? अप्रैल में जून देखो क्वार्टर बहुत स्लो रहा था। बहुत सारे कारण थे। एक है इलेक्शन और दूसरा है ये रेट जो गोल्ड का बढ़ा है, और उसके कारण हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर आज की तारीख में और जो डिस्टॉर्शन अब है ऑर्गेनाइज मार्केट और अनऑर्गेनाइज मार्केट में, उसके कारण भी बहुत सारा डिसरप्शन हो रहा है। और अगर ये बजट में भी अगर ड्यूटी पे कुछ नहीं हुआ, देन ये डिस्टॉर्शन और बढ़ता रहेगा। सो हमारी इंडस्ट्री एक ऐसे मोड पे आ गई है कि अगले लास्ट अगर आप 5-6 साल देखो तो डीमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ, उसके बाद हॉलमार्किंग जो बहुत एक अच्छी चीज हुई, और ये सारी चीज ऑर्गेनाइज ट्रेड को एक बूस्ट दे रही थी। बट ये जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर इतना है, दुनिया में सबसे ज्यादा ड्यूटी शायद आज हिंदुस्तान में है सोने पे, उसके कारण सिर्फ ड्यूटी हाई नहीं है, ड्यूटी बहुत अनइवन भी है। सॉरी, ड्यूटी सिर्फ हाई नहीं है, बहुत अनइवन भी है। अगर आप एफटीए, सीपा ये सब देखें, आईबीएक्स इंपोर्ट्स, बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो इसके कारण बहुत सारा चांस मिलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पैसे कमाने का। सो वो अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारी इंडस्ट्री के लिए खास अच्छा नहीं है। और हम रियली उम्मीद रखते हैं कि ये टाइम बजट में, क्योंकि सीजन अब चालू होगा, ऑलरेडी अप्रैल में जून जुलाई बहुत सॉफ्ट रहा है, अगर ऐसे ही रहा तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं रहेगा ये सीजन फिर। कॉलन, साथ ही साथ एक्सपोर्ट के नंबर्स आप कैसे देख रहे हैं? क्या वहाँ पे थोड़ा सा भी पिकअप है? बिकॉज चाइना अभी भी वीक है। हमने चाइना के इंपोर्ट नंबर्स भी ऑन द वीकर साइड आते हुए देखे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग चाइना क्या कुछ बेहतर है?
नहीं, कुछ बेहतर नहीं है। नेचुरल सी हमारे मेन जो सेक्टर है एक्सपोर्ट्स के लिए, जो हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी बास्केट में है, वो है नेचुरल डायमंड, उसके बाद है प्लेन गोल्ड और स्टडेड ज्वेलरी, और फिर है जेमस्टोन। तो ये चार से हमारे मेन सेक्टर है, और सिल्वर और लैब ग्रोन अपकमिंग है। ओके, तो नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री में हमारी भी वापस गवर्नमेंट से बजट में भी बहुत सारी मांगे हैं, बट जो गया साल रहा वो अच्छा नहीं रहा नेचुरल डायमंड सेक्टर के लिए। और ये साल भी अगर ऐसा ही रहा, जियोपॉलिटिकल इशू और सारे जो डिसरप्शन दुनिया भर में हो रहे हैं, और चाइना अगर वापस नहीं आया, जो लग रहा है कि ये साल भी थोड़ा मुश्किल ही रहेगा, तो ये सेक्टर थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट ही रहेगा। तो हमारे जो मेन बास्केट्स है कमोडिटीज, आज प्लेन गोल्ड सेक्टर में ये ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण एक्सपोर्ट्स डीटी एरिया से स्पेशली कंपेटिटिव नहीं है। स्टडेड ज्वेलरी में हम लोग राह देख रहे हैं एक ऐसी सेट पॉलिसी की जो बहुत जरूरी है और बहुत सालों से मांग है, बट आ नहीं रही है फॉर वॉट एवर रीजन। और नेचुरल डायमंड में बिकॉज ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इशू, लैब ग्रोन एक मुश्किल समय के थ्रू ही जा रहा है आज की तारीख। कॉलिन, तो काफ़ी सारी ऑफ कोर्स यहाँ पर आपकी मांगे हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रेंड्स हमने आते हुए देखे हैं, जिस तरह से आपके रिप्रेजेंटेशंस हैं, आपकी मीटिंग्स हैं मिनिस्ट्रीज के साथ, क्या लगता है ड्यूटीज बार निकल पाएगी? क्योंकि इवन एज सबकी लिस्ट में वो है, लेकिन एक्सपेक्टेशन सबकी थोड़ी सी वीक है। देखो, एक्सपेक्टेशन ब्रिंग सॉरो। जैसा आपको मालूम है, हम एक्सपेक्ट तो ये बहुत सालों से कर रहे हैं कि ये ड्यूटी का रैशनलाइजेशन हो जाए। सी कम हो कि रैशनलाइजेशन हो। आज की तारीख में अगर रैशनलाइजेशन भी अगर नहीं हुआ तो दोनों सेक्टर अफेक्ट हो गए। एक है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी अफेक्ट हो रही है, और जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो भी अफेक्ट हो रही है। और जैसे आपको भी मालूम है मनीषा जी, और हमारे सारे दर्शक को मालूम है, और आई थिंक गवर्नमेंट को भी मालूम है कि ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट तो बहुत जनरेट कर रहा है, और इससे जॉब्स पे भी बहुत इफेक्ट आ सकता है अगर ये सेक्टर पे अभी ध्यान नहीं दिया तो। और एक दूसरा एक मुद्दे की बात वो है कि सी ये ड्यूटीज हाई रखने से आज हिंदुस्तान में आप देखो तो गोल्ड एक सेफ हेवन तो रहा ही है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली। ओके, और आपके अगर ये देश में देखें तो लास्ट 3 साल से स्टॉक मार्केट हर साल सुपर रिटर्न दे रहा है। एवरी मंथ वी हैव अ न्यू हाई। अभी तो 80,000 इंडेक्स हो गया है, लाख हो जाएगा, राइट? बट भी कंज्यूमर का विश्वास सोने में इतना ही रहा है। करेक्ट। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि चलो अब इन्वेस्टमेंट के वो सिर्फ और इक्विटी मार्केट्स ही रह गया है। एब्सोल्युटली, हमने काफ़ी कमोडिटीज़ में तेज़ी आते हुए देखी है। अगर आप ग्लोबली देखें, कमोडिटी फंड्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ते रहा है, और सोने में नियर ऑल टाइम हाइज के आसपास के फिर से यहाँ पर कारोबार हैं। कॉलिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, एंड आशा है, होप है कि जो टॉप प्रायोरिटी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बजट में इस बार ज्वेलरी सेक्टर की हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की हैं, वो यहाँ पर निकलती हुई नजर आएँ। रवि, आपके पास आना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस जो करंट लेवल्स हैं, नियर टर्म में अब यहाँ पर क्या करने की राय है? जब से धीरे धीरे जो मार्केट वेट कर रहा था, जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी कब हो, अभी 85% तक ये रेट कट की प्रोबेबिलिटी सब सितंबर में आ चुकी है। दिसंबर में भी एक्सपेक्टेशन है शायद और एक रेट कट की गिफ्ट मिले। तो आई थिंक एक रेट कट जो मार्केट के पहले एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, इससे अभी 2 एक्सपेक्टेशंस के मार्केट डिस्काउंट करना ट्राई किया। तो मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट रहेगा। जापान ने भी अपना करेंसी में थोड़ा इंटरवेंट किया है, तो इससे भी लग रहा है कि शायद आगे जाके डॉलर इंडेक्स थोड़ा कैप में रहे, और इसका सपोर्ट गोल्ड को मिलता रहेगा। तो आई थिंक गोल्ड में बाय करें अराउंड 73,000। आई थिंक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, डाउन साइड वो होगा 72,700, और टारगेट 73,700 तक के आ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आज जो इनिशियली वोलेटिलिटी या वीकनेस है वो आपको एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और बेटर है सिल्वर ध्यान रखें। सिल्वर में ज्यादातर मुझे लग रहा है आउट परफॉर्मेंस रहेगा। 93 का अच्छा सपोर्ट है, वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस 92,600 का लगा है, और टारगेट 94,500 का मंडे तक होगा। नेक्स्ट मंडे से जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग है, इसमें लग रहा है एक बड़े अनाउंसमेंट आएंगे, तो मेटल्स को इसका सपोर्ट मिल सकता है, जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी सिल्वर हो सकता है। ऑलराइट रवि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो तेजी यहाँ पर सोने चांदी में बरकरार रह सकती है। खरीदारी के टारगेट्स रवि ने आपको दिए हैं जो मंडे तक यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे भी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम ब्रेक के बाद पूरा फोकस डालेंगे इक्विटी मार्केट्स पर।